अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही से। और बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला बुनीर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि कम अज़ कम 200 अफराद जाँ बहक जबकि सैकड़ों लापता हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे देहात सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। इसी तरह बडग्राम, बाजोड़, सवात और दीगर इलाकों में भी बड़े पैमाने पे तबाही के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ भाग होने वाले अफराद की मजमूई तादाद सिर्फ दो दिनों में 400 से भी ज़ायद हो चुकी है। और इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर के जो इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ था, कल वो भी गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 5 अफराद शहीद हुए। और आज पूरे सूबे में यौम सोग मनाया गया। और इस दौरान इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ तो कर दिया गया, लेकिन बताया गया है कि क्योंकि बड़े बड़े पत्थर तोदे गिरने से और फिर राब्ता सड़कें मुनक़ता होने से इमदादी कार्रवाई में भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। और फिर सैकड़ों अफराद इस वक्त खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस दौरान फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने भी मुसल्लह अफ़वाज को फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने का हुक्म दिया है। और मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से 1 दिन की तनख्वाह जबकि 1 दिन का राशन भी मुतासरीन को देने का ऐलान किया गया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं बुनीर, जिसके बारे में करें कि सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला हुआ है। हमारे नुमाइंदे आरिफ हयात वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तबाही का स्केल क्या है और फिर उसके बाद इमदादी कार्रवाई की सूरत हाल क्या है। तो आरिफ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बताइएगा कि बुनीर के बारे में कहा जा रहा है कि हालिया क्लाउड बस्ट और जो सैलाब आए उनसे सबसे ज़्यादा ज़िला बुनीर मुतासर हुआ है। तो कुछ नाज़रीन को बताइए कि कितनी बड़ी पैमाने पर तबाही हुई है वहाँ पर। जी बिल्कुल, बुनीर का जो मेन पीर बाबा का बाज़ार है तो वहाँ पर हर तरफ सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। पूरे बाज़ार में जो सैलाबी रेला है वो दुकानों और घरों के अंदर दाखिल हो चुका था और उसने यहाँ पर जानी और माली नुकसान के निशान जो हैं तो वो छोड़े हैं। इस वक्त मैं पीर बाबा के बाज़ार में हूँ। ये पीर बाबा का इलाका है और जो सैलाबी रेला था पानी की शिद्दत उसका अंदाज़ा हम इस गाड़ी से लगाएंगे। ये गाड़ी आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से सैलाबी रेला ये गाड़ी बहा के लेके आई हुई है और ये यहाँ पर इस जो दुकान है उसके कब में ये फंस गई है। इसके अंदर पूरे जो गंदगी है, घास है, वो इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। तो ये इतनी शिद्दत के साथ ये पानी होता है। ये जो दुकान है तो हमने यहाँ पर लोगों से बात की, ये दुकान कॉस्मेटिक्स की दुकान थी जिसमें अब कुछ भी नहीं है। यहाँ से सैलाबी रेला सब कुछ बहा के लेके गया है। ये सिर्फ इस जगह की कहानी नहीं है बल्कि बुनीर के इस पीर बाबा के इलाके में हम जिस जगह भी देख लें तो वहाँ पर यही बर्बादी के सिर्फ मनाजर हर तरफ आपको दिखाई देंगे। ये छोटा सा बाज़ार था, 5-6 दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े की दुकानें थी और ये तमाम दुकानें में जो है तो उसको मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है। इसकी दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। इसमें जितना भी सामान पड़ा हुआ था वो सब खाकस्तर हो गए, ख़राब हो गया है। इसके अलावा यही नाला था जिसमें पानी आ रहा था, तो ये पूरा इन जगहों को हिट किया हुआ था इस पानी ने। ये रास्ते मुकम्मल बंद थे, अब इसको ये खोल लिए गए। ये मेन जो दुकानें यहाँ पर थी, तमाम दुकानें यहाँ से वो उनको शदीद नुकसान पहुँचाया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें यहाँ पर थी, पूरा मार्केट यहाँ पर थी। ये दुकानों का जो बैक साइड है मार्केट है उसको मुकम्मल तौर पर हिट किया हुआ है, उसके सारे दीवारें गिर गई और ये तमाम जितनी भी इमारतें हैं, इसमें घर हैं, वो सब अब रहने के काबिल नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा रेत मट्टी वो उसमें पड़ा हुआ है और उनकी दीवारें जो हैं वो क्रैक हो चुकी हैं, उसमें दरारें आ गई हैं। इस साइड पे हम देखें तो इस साइड पे पूरा बाज़ार था, वो सामने पुल था, उसके साइड पे दुकानें थी, सारी चीज़ें थी, उसको मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचे बल्कि ये मलियामेट हो चुका है। यहाँ से जितनी भी दुकानें थी सैलाबी रेला अपने साथ बहा के ले गई है, तो ये ना वहाँ पर दुकानें नज़र आ रही है ना कुछ नज़र नहीं आ रहा है।
इस बाज़ार के अलावा जो बिशोनी का इलाका है तो वहाँ पर सैलाबी रेले ने पहले उसी इलाके को, उसी गांव को हिट किया हुआ था और अपने साथ सैलाबी रेला जो बड़े चट्टान और पत्थर थे वो साथ लेके आया था और पूरा जो गांव का जो बड़ा हिस्सा है उसको मुकम्मल तौर पर मलयामेट कर दिया। यानी उन बड़े पत्थरों और चट्टानों के नीचे वो तमाम घरें जो हैं वो दब चुकी हैं। उसके अंदर जितने लोग हैं तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो भी उसके अंदर दब चुके हैं। मुकम्मल तौर पर वो गांव जो है वो ख़त्म हो गया है। आरफ, ये भी जानना चाहूँगा कि इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल वहाँ पे क्या है, कितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। वहाँ पर लोगों से बात की तो ऐसे लोग बच गए हैं कि जो या तो इस इलाके से बाहर थे, किसी काम के सिलसिले में गए थे, या स्कूल कॉलेज गए हुए थे, या बैरून मुल्क थे। वहाँ के ज़्यादातर लोग बैरून मुल्क होते हैं, मजदूरी के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो वो लोग सिर्फ बच गए हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ के इस अफसोसनाक वाक़े में, इस सैलाब में जान बहक हो गए हैं। ये पानी जिसका ना बहाव इतना था और इस नाले की गहराई भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इसमें ये बड़े पत्थर, रेत और मिट्टी की वजह से इसकी मुकम्मल ये बिल्कुल भर गया है। साथ में ये मार्केट, सामने वाले मार्केटें, घरों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी बुनीर बाज़ार में हम देखते हैं हर तरफ वहाँ पर तबाही के मनाजिर हैं। स्कूल्स के जो यहाँ पर हैं, प्राइमरी स्कूल, छोटे स्कूल, उन तमाम की दीवारें गिर गई हैं, उनकी इमारत ख़राब हो गए हैं। पुलिस स्टेशन में पानी दाखिल हो चुका था। यहाँ के जो मकामी छोटे अस्पताल BHU हैं उनकी इमारतें ख़राब हो गई हैं। सामान उसमें जो पड़ा हुआ था, जो तिब्बी सामान पड़ा हुआ था, वो सिरे से पूरा ख़राब हो गया है। मतलब वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। दुकानों में जितना सामान था, यहाँ पर मोबाइल के शॉप्स थे, स्वीट्स के शॉप थे, ज़्यादातर ज्वेलरी के शॉप थे, कपड़े के शॉप थे, वो तमाम के तमाम शॉप मुकम्मल तौर पर उनको नुकसान पहुंचा हुआ है। और सिर्फ माली नहीं, जानी नुकसान का भी यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर रास्ते खोले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि जितने भी रेस्क्यू के काम हो रहे हैं, रास्ते खोले जा रहे हैं, यहाँ पर वो लोग काम उस तरह आसानी से नहीं कर सकते। एक तो पहाड़ी इलाका है, जो गांव को सैलाबी रेले ने नुकसान पहुंचाया हुआ है, वहाँ पर उस मशीनरी का पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज है। साथ में तंग बाज़ार है, तंग गलियाँ हैं, वहाँ पर रेस्क्यू का काम करना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू के अमले को भी, और जो यहाँ के लोग हैं तो वो भी अपने मदद के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन सैलाबी रेला इतनी गंदगी, इतने पत्थर, इतने चट्टान, इतना रेत मिट्टी साथ लेकर आए हुआ है कि ये एक दिन का काम नहीं, इसमें कम से कम हफ्ता 10 दिन इस पे लगेंगे कि इसकी सफाई हो जाए। बहुत शुक्रिया आरिफ हयात, हमें बुनीर से सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। अब हम कोशिश करते हैं चलें सवात, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे मुराद अली ख़ान मौजूद है, और उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे कितने बड़े पैमाने पे तबाही आई है सवात और नवाही इलाकों में। जी मुराद अली ख़ान। जी बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। ऐसा है कि स्वात में इस दफ़ा ये जो सैलाब आया था ये इंतहाई ख़तरनाक, और ये इसने जो एक तबाही मचाई है तो एक तारीखी सैलाब है। और इससे पहले हमने इस तरह सैलाब नहीं देखा था। जो 2010 में भी सैलाब आया था, लेकिन वो इस तरह ख़तरनाक नहीं था। इस दफ़ा जो सैलाब था न सिर्फ दरियाई स्वात में था, बल्कि जो मिंगोरा के वस में बहने वाले नदी है उसमें भी इंतहाई बड़ा सैलाब था। और इस दफ़ा जो है दरियाई स्वात से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस नदी ने, जो मिंगोरा की वस में बहने वाली नदी है, इसने की है। और आसमानी बिजली गिरने से जो है सैलाब आया था, और इस सैलाब ने लोगों के 50 से ज़ायद मकानात जो है उसको नुकसान पहुंचाया, और कई मकानात को जो है अपने साथ बहा के ले गया, और हर शे को जो है नुकसान पहुंचा है, जानवरों को, गाड़ियों को, और जितने भी नदी किनारे आबाद लोग थे, आबादियाँ थी, और उसको नुकसान पहुंचा था। और उस वक्त भी बड़ी तादाद में जो हैं लोग पानी के अंदर फंस गए थे। लोग स्टूडेंट जो थे वो हॉस्टल में फंस गए थे। इस तरह जितने भी इलाके थे तमाम में लोग महसूर हुए थे। और फिर कुछ लोगों ने अपने मदद आप के तहत ख़ुद को बाहिफाजत निकाला, कुछ को रेस्क्यू 1112 और वासा के एहलकारों ने निकाला। इस वक्त मैं मिंगोरा पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी जो है सैलाब ने तबाही मचा दी है, और इस पुलिस स्टेशन को जो है मुकम्मल पर तबाह किया है। जितने भी यहाँ पर
गाड़ियाँ थी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये रक्षा जो मराकब में आप देख रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं तमाम रिकॉर्ड को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। और जो असलहा और यहाँ पर पुलिस एहलकार तकरीबन 100 के करीब पुलिस एहलकार इस थाने में रहते हैं, तो इसको जितने भी सामान थे उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इस तरह अगर जानी नुकसान पे बात की जाए तकरीबन 22 अफराद जो है वो स्वात में जमा हुए हैं और स्वात में तबाही सैलाब ने मचा दी है। इस तरह अगर ज़िला शांगला की बात की जाए तो ज़िला शांगला में भी सैलाब ने तबाही मचा दी और जो तहसील पुरन का खड़ था उसने भी सैकड़ों एकड़ पे ज़मीन जो है उसको नुकसान पहुंचा है। कई मकानात जो है वो सैलाब में बह गए हैं और इस तरह तकरीबन 34 अफराद जो है वो ज़िला शांगला में जाबा हुए हैं। तो ये जो सैलाब था ये बिल्कुल हमने पहले दफ़ा देखा कि ये एक ख़तरनाक सैलाब था। इसके पानी के बहाव में ये इस कदर तेज़ था कि तमाम लोग जो है उसको बिल्कुल वक्त नहीं और बहुत कम वक्त में इन्होंने इस सैलाब ने तबाही मचा दी है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये क्लाउड बर्स्ट का फैक्टर था? स्वात में भी क्या वजूहात थी कितने बड़े पैमाने पर तबाही, और साथ में इमदादी कार्रवाई पर यकीनी तौर पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने की शुरू कर दी गई है, तो उसका लेवल क्या है? बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं या मुश्किलात उनमें पेश आ रही है? क्योंकि रास्ते कहा जा रहा है कि अब बाकी नहीं रहे, सड़कें टूटी हुई हैं, मुनक़ता हैं, तो वो बताइए कुछ। शिराजी साहब, अगर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए और यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों की अगर बात की जाए तो सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपनी मदद के तहत जो है इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। जितने भी मोहल्ले हैं यहाँ पर मकान बाग, बांग्लादेश और सैदू शरीफ और जो पान का इलाका है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है और तमाम इलाकों में लोग सुबह से लगे हुए हैं और अपने मदद के तहत जो है इमदादी सरगर्मियों में और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। यहाँ पर रेस्क्यू और वासा के एहलकार भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि उनको जो है रेस्क्यू और दीगर जो महकमे हैं उनको संभालना जो है वो मुश्किल है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर हुकूमत को चाहिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इमदादी टीमें भिजवाए स्वात, बुनेर, शांगला के लिए। और यहाँ पर जितने भी लोगों के सामान हैं, दीगर चीज़ें हैं जो लोगों के घरों के अंदर मलबे मौजूद है, कीचड़ मौजूद है, उनको निकालना न सिर्फ यहाँ के रेस्क्यू का काम है, न सिर्फ दीगर जो महकमे उनका काम है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो इमदादी टीमें भिजवाए ताकि यहाँ पर जो लोग हैं इनके मुश्किलात में कमी आ सके। इस तरह अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली का निज़ाम भी कल से दरहम बरहम है। तो बिजली न होने की वजह से पानी की किल्लत पैदा हो गई है। मुतासिरीन को और जो यहाँ पर काम करने इमदादी टीमें हैं उसको भी मुश्किलात का सामना है। जी, बहुत शुक्रिया। मुराद अली ख़ान सवाद से हमें सूरत हाल बता रहे थे कि जो बड़ी ही परेशान कुन है और बिलखसूस इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही, लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद PDMA गोया कि जिसका ये डोमेन है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि जब डिज़ास्टर आए तो उसके बाद लोगों को फौरी तौर पर कोई रिलीफ देना, उनकी मदद करनी है, वो इदारा क्या कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद उनसे पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PDMA के तर्जुमान डिप्टी डायरेक्टर अनवर शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, आपने ब्रेक से पहले अपने कुछ नुमाइंदों से जो बुनीर में मौजूद से स्वात और दीगर इलाकों में बात की है। तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पे है और जाहिर सी बात है राब्ता सड़कें भी कोई इंटैक्ट नहीं रही, बट इमदादी कार्रवाइयों के बारे में कुछ तसल्ली बख्श सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। कुछ आप डिटेल्स बताएं कि किन किन इलाकों को फोकस किया गया है जहाँ पे हम समझें कि लोगों को रिलीफ के हवाले से कुछ न कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह के कल और परसों की जो सूरत हाल थी डिस्ट्रिक्ट बुनीर में, खैबर पख्तूनख्वा का जो सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला जो है वो बुनीर का ही है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जो हैं सामने आई हैं। और स्टिल जो है अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए जो है इन जो फिगर बताया जा रहा है 184 जो डेथ्स हुई हैं उनमें भी इजाफे का खदशा है, क्योंकि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन क्लियर नहीं हो जाता तो किसी भी फिगर को हम हतमी तस्वर नहीं कर सकते। तो खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक जो फ़िलहाल जो कैजुअल्टीज़ के एदाद व शुमार हैं, तो PDMA की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो है 308 अफराद जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें 146 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं।
और इस तरह कई घरों को, राब्ता पुलों को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जो उसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला जो था वो बुनीर है। तो रेस्क्यू एक्टिविटीज़ के साथ साथ रिलीफ हम्म, एक्टिविटीज़ भी जो है, तो बुनीर पे जो है इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ज़िला बुनीर जो है इसमें सही जो है। है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, और इमदादी कार्रवाइयों में उन अफराद के लिए जो है फूड आइटम, नॉन फूड आइटम्स भिजवाए जा रहे हैं जो घरों में महसूर थे, जिनको हमने रेस्क्यू करके जो है महफूज मकामात तक पहुंचाया है। जो पीडीएमए के आइडेंटिफाइड कैंप्स थे वहाँ पर पहुंचाया है, और वो तमाम जो जितनी भी सहूलियात हैं वहाँ जो है उनको दी जा रही हैं। एनडीएमए की जानिब से जो है तो 3 ट्रकों पर मुश्तमिल जो भी नॉन फूड आइटम्स का सामान जो था, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो थी वो जो सही। है बुनेर तक जो है पहुंचा दिया गया है। इसके साथ साथ जो है पीडीएमए ने तो अपने वेयर अनवर हाउस शहजाद से साहब, डिस्ट्रिक्ट काइंडली ये भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ के नंबर्स रिक्वायरमेंट के बताइएगा, मुताबिक नंबर्स कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कोई तादाद आप बता सकते हैं? फिर कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे इलाकों में लोग अभी भी खुले आसमान तले बैठे हैं, गोया कि उनके पास कोई जगह नहीं है सर छुपाने के लिए। तो वो कुछ तादाद बताइए, कितने लोगों को आपने कैंप्स तक, महफूज मकामात तक पहुंचा दिया है? जितनी भी आबादी थी जो घरों तक महसूर थी, घरों की छतों तक महसूर थी, उनको जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जो है जहां तक रेस्क्यू टीमों की रसाई हो सकती थी, उनको जो है रेस्क्यू टीमों के जरिए महफूज मकामात तक पहुंचाया गया है। कल जो है हमने हेली ऑपरेशन भी बाजवड़ और बोनेर में जो है हेली ऑपरेशन भी किया है, जिसमें जितने भी फंसे हुए लोग थे उनको जो है महफूज मकामात तक पहुंचाया गया है। तो कल जितने बंदों को हमने रेस्क्यू किया है उसमें तकरीबन कोई 4500 ऐसी फैमिलीज थी जो वहां पर फंस चुकी थी, उनको सबको रेस्क्यू किया गया है। और ज़्यादातर ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जो रहने के काबिल नहीं है जो घर, तो उन फैमिलीज को जो भी हैं पीडीएमए के आइडेंटिफाइड कैंप्स जो हैं वहाँ पर शिफ्ट किया गया है, और वहाँ पर जो है तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी अशिया हैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो है अच्छा अनवर साहब, फूड आइटम्स जो है। ये भी सर, अनवर साहब ये भी जानना चाहेंगे, अनवर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि कल फील्ड मार्शल ने भी मुसल्लह अफवाज से कहा है कि वो इस रिलीफ वर्क के अंदर शरीक हों, तो उनकी जानिब से कोई सपोर्ट आए जिसमें कोई हेली सर्विस हो या फिर ग्राउंड के ऊपर मशीनरी को मूव करना हो, क्योंकि उनकी जानिब से तो कल वाज़ेह अहकाम दिए गए थे, तो कोई उनकी मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी एक सपोर्ट आपको मिल चुकी है, और वो भी अब इन प्लेस है कि नहीं है? बिल्कुल जी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है बुनेर में, जितने भी दूसरे अजलात है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिर्फ बुनीर ऐसा ज़िला है जहाँ पर स्टिल अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि ज़िला बहुत बड़ा है और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है तमाम इमदादी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। तो आर्मी के जो दस्ते हैं वो भी हमारे साथ जो है वहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है हमारा साथ दे रहे हैं। तो ये ऑपरेशन जो है स्टिल अभी भी जारी है, क्योंकि कई ज़्यादा अफराद जो हैं वो मिसिंग हैं, जो फ्लैश फ्लड की वजह से जो इतनी डेड बॉडीज़ रिसीव हुई हैं। तो इन डेड बॉडीज़ के अलावा भी कहीं ज़्यादा जो है तादाद ऐसी है जो मिसिंग है, तो उनको जो है ढूंढने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो तमाम इदारे को अच्छा अनवर सिविल साहब, डिफेंस की इनफैक्ट जो अब रज़ाकार महकमा हैं। मौसमियात ने और खुद पीडीएमए ने भी फोरकास्ट दी है कि 21 अगस्त तक एक और बड़ा स्पेल आने जा रहा है, तो ऐसे में कि लोग अब डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनके घर बाकी नहीं रहे, तो आपको अगले स्पेल से बचाने के लिए भी कोई प्लान है आपका कि उनको किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल किया जाए ताकि दोबारा मुतासर ना हो? उस हवाले से कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है? बिल्कुल जी, जितने भी डिस्प्लेस्ड आबादी है उनको जो है पहले से ही महफूज मकामात तक पहुंचा दिया गया है। पीडीएमए ने पहले से ही कैंप्स आइडेंटिफाइड कर दिए थे कि ऐसी कोई सच सिचुएशन क्रिएट होती है तो आबादी को जो है हम कौन से कैंप्स पे रखेंगे, तो कैंप्स पहले से आइडेंटिफाइड थे। तो जिन जिन बंदे को रेस्क्यू किया गया है या जिन आबादी को शिफ्ट किया गया है, तो वो आबादी जो है पीडीएमए के पहले से आइडेंटिफाइड जो कैंप्स थे उन तक जो है उनको मुंतकिल कर दिया गया है। तो वो वहाँ जो है वो सेफ है, मुंतकिल जितने भी बंदों को किया गया है वो सब सेफ है। नेक्स्ट जो स्पेल आने वाला है उसके लिए जो है पूरी तैयारी है। एडवाइजरी जो है वो पीडीएमए की जानिब से दोबारा इशू की गई है। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट रखा गया है। तमाम जितने भी इदारे हैं, इमदादी टीमें हैं, तमाम को जो है फील्ड पे ही डिप्यूट किया गया है। ऑफिस में जो है कोई भी इमदादी टीमें नहीं होंगी, सब जो हैं वो फील्ड पे ही रहेंगी।
इस तरह जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट को स्पेशली जो है अलर्ट रखा गया है कि वहाँ की जो उनकी पेट्रोलिंग पुलिस जो है उनको जो है स्पेशल डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो रिवर बैंक के पास किसी भी सयाह को जो है जाने ना दें। जो टूर गाइड्स हैं उनको जो है स्ट्रिक्टली हिदायत जारी की गई हैं कि फैमिलीज को ऐसी जगह पर ना लेकर जाएं जहां पर जो फ्लश फ्लड का और जो लाइन स्लाइडिंग का जो है खदशा ज्यादा होता है। तो ये तमाम हिदायत जो है जारी कर दी गई हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इदारे जो हैं अलर्ट हैं। लास्टली क्योंकि वाइंड अप करने जा रहे हैं सेगमेंट को, तो ये जानना चाह रहे हैं कि इमदादी कुछ तंजीमें भी चाहती हैं कि लोगों की मदद करें, तो कौन कौन सी अशिया ऐसे हैं जिनकी फौरी तौर पर मुतासरीन को ज़रूरत है, क्विकली बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया गया है वो जो है ग्राउंड्स पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो है शेयर की जाएंगी तमाम PDMA के साथ। PDMA ने सुबह से जो है मुख्तलिफ इदारों INGOs डोनर एजेंसीज NDMAs और वफाकी हुकूमत के साथ मीटिंग्स करके जो है सबको जो है बिल्कुल तैयार रखा हुआ है। जिस तरह ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई रिक्वायरमेंट भेजेगी तो फौरी तौर पर जो है वो सामान जो है वहाँ पर मुहैया कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अनवर शहजाद साहब, तर्जुमान PDMA। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हुकूमत वक्त की जानिब से मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान से मुतालिक जो पेशगी की सियासी जमातों को कितनी इम्पोर्टेंट है और इस पेशकश का दीगर जमातें किस तरह इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस डिबेट करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कुछ हुकूमती इक़दाम पर गुफ्तगू करनी और मेरे साथ स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए सकाफ़त हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हाफिज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं। पिछले दिन आपने देखा है 14 अगस्त पे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी और मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी गई सियासी जमातों को, और कह रहे कि ज़रूरी ये है कि तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाएँ। तो हुकूमत वक्त का जो कंडक्ट है आपको लगता है कि वो कितना ज़बरदस्त है, और जो उनकी जानिब से एक पेशकश की गई है तमाम सियासी जमातों को बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना चाहिए इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हर सियासी जमात की कोशिश यही है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ की तरफ से सियासी जमातों को दिया जाता है, क्या इसका मतलब ये है कि बाकी सियासी जमातें पाकिस्तान का इस्तेहकाम नहीं चाहते? सियासी जमातें तो चाहते हैं पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, लेकिन फ़र्क रवैये में है, फ़र्क तरीक़े में है, रास्ते में है। हम चाहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम या अपोजिशन की जमातें, हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। हम कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आवाम के रास्ते से आता है। अच्छा, उनका भी क्लेम तो ये कि आवाम के वोटों से आए होंगे। आवाम, बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि अगर आप सियासी इस्तेहकाम मुल्क में चाहते हैं वाकई मियां शहबाज शरीफ, तो आवाम के रास्ते से सियासी इस्तेहकाम आएगा। जो अपोजिशन जमातों बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम का ये मौक़िफ़ है। जो हुकूमत आज मौजूद है ये हुकूमत आवाम के रास्ते से नहीं आया है। तो जो हुकूमत आवाम के रास्ते से आया ही नहीं है और मुल्क पर हुक्मरानी कर रही है वो हुकूमत, तो असल आदमी इस्तेहकाम का बुनियादी वजह तो वो हुकूमत है जिसका सिंबल प्राइम मिनिस्टर है। तो लिहाजा हम कहते हैं, अपोजिशन की जमातें, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं मौजूदा हुकूमत की पार्टियों को और प्राइम मिनिस्टर को कि आइए मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करें, क्योंकि आप अवामी मैंडेट की डेट पर खड़े नहीं है। आप जिस डेट पर खड़े हैं और जिस महाज पर आप खड़े हैं, उस महाज की बुनियादों में, उनकी जड़ों में आवाम का वोट नहीं है, क्योंकि 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं था, वो ऑक्शन था। बिल आपके कैबिनेट के वफाकी वज़ीर कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। तो जब ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो हाइब्रिड निज़ाम जब 2018 25 जुलाई को इमरान खान की हुकूमत आई, हम उस वक्त कहते थे, मैं यानी मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी साहब, तमाम अपोजिशन जमातें सब कहा करती थी कि यह हाइब्रिड निज़ाम है और हाइब्रिड निज़ाम नासूर है। ये हम कहते थे, हमारा नारा था। बिल्कुल ऐसे हाइब्रिड निज़ाम होते हुए मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो आज इनका वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसफ कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। तो कल जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक्त तो हाइब्रिड निज़ाम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए नासूर था।
आज वो हाइब्रिड निज़ाम आपके हुकूमत के लिए और मुल्क के लिए कैसे इस्तेहकाम का सबब बन सकता है? बड़ा तो इसलिए हम कहते हैं कि आप हाइब्रिड निज़ाम के दायरे से निकले। ये वन पेज, ये तो वही वन पेज है जिसने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा। बड़ा अहम सवाल उठा दिया है हुज़ैफ़ा साहब। इनफैक्ट वो कहते हैं कि सब चाहते हैं कि इस्तेहकाम उस मुल्क में। आप ये इम्प्रेशन क्यों दे रहे हैं कि बाकी जमातें नहीं चाहती? और फिर तर्ज अमल की बात है, गोया कि कल जो निज़ाम गलत था वो आज कैसे दुरुस्त हो गया। और सर अगर आपने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी थी तो बेहतर होता कि 14 अगस्त को आप, क्योंकि आप इंडिया के ख़िलाफ़ जंग की फ़तह भी मना रहे थे, 14 अगस्त की खुशियाँ भी मना रहे थे, तो उस महफिल के अंदर दीगर जमातों को बुला लेते तो सर एक मैसेज बड़ा अच्छा जाना था ना। तो सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक तो आप कह रहे हैं, बट जो आपका कंडक्ट है सर उसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। देखें जी, जो हाफिज़ हमदुल्ला साहब अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और मुझे इनकी बड़ी कदर है, बड़ा एहतराम है, मेरा इनके साथ ताल्लुक बहुत अच्छा है। देखें जितनी भी बातें हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने की तो मैं उससे मैं एंडोर्स करता हूँ, लेकिन बात यह है कि हमने तो GY-FA की अगर आप बात करें इन केस टू केस तो जो GY-FA है, जमीयत उलमा इस्लाम फे, इसने हमेशा पाकिस्तान में इस्तेहकाम की बात की है, सियासी अमल को जो है वो मजबूत करने की बात की है और हमारी कभी भी ना कन्फ्रंटेशन इनके साथ रही है और ना कन्फ्रंटेशन इनके साथ मुनासिब है। इन्होंने हमेशा जो है सिस्टम को मजबूत करने की बात की। बाकी राय का इख्तलाफ होता है वो अब भी है। ये जो GY-FA के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है। और अभी जो हमारी अगर परेड ग्राउंड में आप मौजूद थे तो उसमें तमाम जमातों को हमने इन्वाइट किया था, सिर्फ तहरीक इंसाफ उसमें इन्वाइटेड नहीं थी। और उसकी वजह से ये थी कि जिस तरीके से तज़यीक करते हैं, 1 या 2 या 4 या 5 दावतनामे भेजना इशू नहीं था, फिर उसको सोशल मीडिया पे एक्सप्लॉइट करते हैं और जिस तरीके से मनफी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर रियासत ये समझती है कि बजाय ये कि एक नया इशू क्रिएट करने के, अदरवाइज़ जहाँ 50-60 हज़ार बंदा जो है परेड ग्राउंड में आ सकता है, तो 10 बंदे तहरीक इंसाफ के भी आ सकते हैं और हमें कोई इसमें आर भी नहीं है। और आपने देखा कि जब असम्बली फ्लोर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ये कह दें कि मैं मुज़ाकरात की जो ऑफ़र है उसे हम कबूल करते हैं और मुज़ाकरात होने चाहिए, और उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई जिसे राना सनाउल्लाह साहब और जो है इरफान सिद्दीकी साहब ड्यूली चेयर कर रहे थे। उसका मकसद भी ज़ाहिर है मुज़ाकरात करना था और सियासी जमातों से मुज़ाकरात करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। मैं खुद ये समझता हूँ कि कन्फ्रंटेशन जो है वो एक हद तक हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपने मेज़ पे बैठना होता है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 लेकिन सर मेज़ पे बैठने के लिए कुछ आपको ऑफर भी तो करना होता है ना हुज़ैफ़ा साहब, कुछ ऑफर भी तो करना होता है ना, कुछ देंगे तो सही ना। बड़े गिले हैं अपोजिशन को आपसे सर। जी मैं मुकम्मल कर लूँ। देखें जी, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 सबसे बड़ी दफ़ा है, उसका भी फैसला अल्टीमेटली मेज़ पर बैठकर होता है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि बानी तहरीक इंसाफ इस मरकज़ पे 3 दफ़ा चढ़ाई कर दें, GY-FA ने भी एहतजाज किए हैं, इमरान खान दौर में भी किए थे, तो एक गमला नहीं कभी तोड़ा। उसके अलावा भी ये रैलियाँ निकालते हैं, पेशावर में भी निकालते हैं, कराची में भी निकालते हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़े इंतखाबी जलसे या सबसे बड़ी रैलियाँ जो है GY-FA से बेहतर कोई नहीं निकाल सकता है। इनका बड़ा मुनज़्ज़म सेटअप है। इन्हें बहुत बड़ा एतराज़ है कि फॉर्म 45 और 47 का जो इशू पंजाब में PTI नून पे इल्ज़ाम लगाती है, वही तहरीक इंसाफ पर GY-FA क्लेम करती है KPK में वो उन्होंने किया। लेकिन कभी आपने इनकी तरफ से तोड़ फोड़ नहीं देखा होगा, एक डिसिप्लिन और एक जमहूरी दायरे में एतराज़ करते हैं। बात सिर्फ ये है कि जब तक तहरीक इंसाफ अपनी जो कल्चर है, जो सियासी इख्तलाफ को उन्होंने सियासी दुश्मनी में बदल दिया है, जब तक वो तब्दील नहीं होगा तो मेरे ख्याल से कोई बात बनेगी नहीं। और इस वक्त की सूरत हाल यही है कि तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं वो ये समझते हैं, जो बानी है उनके, कि वो हर चीज़ को अपनी रिहाई से मशरूत करते हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ है, फजलुर रहमान साहब पर भी बुरा वक्त आया था, आजमाइशी वक्त पार्टी पर भी आया, नून पर भी आया, लेकिन इन कायदीन ने कभी अपने ऊपर सियासी आजमाइश और सियासी तलखी को अपनी जमात को मुंतकिल नहीं किया। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने इस हद तक मुंतकिल किया कि आज सूरत हाल ये है कि अगर उनके रहनुमा अदालतों से बरी हो जाएं तो बानी तहरीक इंसाफ उन्हें निकाल देते हैं, अगर उनके रहनुमा जेल चले जाएं तो उन्हें हुकूमत निकाल देती है। पार्लियामेंट से बात मैं कर रहा हूँ। तो मकसद ये कि ये इस तरीके की सोच जो है ये बानी तहरीक इंसाफ ने पैदा की है
मैं कोई बात नहीं करना चाहता कोई तलखी की, क्योंकि मुझसे उम्र में काफी बड़े बैठे हुए हैं GYFA से। बात लेकिन ये है कि जिस तरह की जबान इन्होंने फजलुर रहमान साहब के बारे में इस्तेमाल की, एक इंतहाई ऑनरेबल आदमी है, जिस तरह की जबान मियां नवाज शरीफ के बारे में इस्तेमाल की, जरदारी साहब के बारे में इस्तेमाल की, इस बदतमीजी के कल्चर को जब तक खत्म नहीं करेंगे और बानी तहरीक इंसाफ ये नहीं समझेंगे कि मैंने सब कुछ गलत किया है, 18 में हुकूमत अगर मैंने ली थी, नवाज शरीफ को नाहल करवा कर गलत ली थी, जो कुछ मैंने 18 से 22 तक किया गलत किया, तब तक ये सियासी जमातें मैं समझता हूँ कि मेज पर नहीं बैठ सकेंगी और हमें मेज पर बैठकर ही आगे बढ़ना होगा। आज बैठे कल बैठे, अल्टीमेटली इन्हीं सियासी जमातों को मेज पर बैठना है और इन्हीं सियासी जमातों ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। अब जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए बानी तहरीक इंसाफ को, उतना ही बेहतर होगा। नहीं हाफिज साहब, इनफैक्ट लगता है कि हुकूमत का गिला बड़ा बजा है कि जो तहरीक इंसाफ की लैंग्वेज है, जो उनका कंडक्ट है, वो इतना कोई दुरुस्त नहीं है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली आप भी गिला कर रहे हैं कि शायद ये हाइब्रिड रजीम है, आप 2024 के इलेक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वही मौलाना साहब है कि 26वीं तरमीम जब आती है तो सर आपके बगैर हो नहीं पाती। बार बार ये सवालात हुए हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही ना कि आप खड़े कहाँ पे हैं। हम तो नून पीपल PTI के बारे में भी यही कहते हैं, कभी मुज़ाकरात कभी मुज़ामत, आप भी कहते हैं हाइब्रिड रजीम, बट जब इसको कहीं बंद गली से निकालना हो तो GYFA आ जाती है कि जी मैं हाजिर हूँ जी, आते हैं आपको निकालते हैं। देखिए शहराज साहब, बात यह बुनियादी तौर पर अगर आप चाहते हैं मिसाक इस्तेहकाम, जिसकी बुनियाद पर मुल्क में फिर इस्तेहकाम आएगी ना, जब मुल्क में इस्तेहकाम आएगी तो फिर माशी इस्तेहकाम भी आएगी, ये सारी चीज़ें इनके साथ जुड़े। अब मिसाक इस्तेहकाम इबारत किस चीज़ है? फ़रीक़ैन के दरमियान इस्तेहकाम, या 3 फ़रीक़ों या 4 फ़रीक़ों के दरमियान? इधर तो 2 फ़रीक़ है, एक आवाम है, एक एलिट क्लास है, अशराफिया है, ख़्वाह वो सियासी अशराफिया हो या गैर सियासी अशराफिया, हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं या इदारों में बैठे हुए लोग हैं। इनकी मिसाक किसके साथ है? मिसाक तो आवाम के साथ होना चाहिए। तो मिसाक इस्तेहकाम के लिए तो एक दस्तूर मौजूद है जो आवाम और रियासत के दरमियान जोड़ने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए, इत्तेफाक और वहदत के लिए, उस मिसाक के लिए मिसाक मिल्ली मौजूद है, मिसाक कौमी मौजूद है, जो 1973 की आईन है, दस्तूर है। तो आप समझते हैं अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, वाकई मिसाक इस्तेहकाम मौजूद है, आइए इस पर अमल करें। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह बात बहुत बड़ी है लेकिन मैं छोटा आदमी हूँ, जिस तरह इंडिया ने, भारत ने, हिंदुस्तान ने 78 साल बाद आज तक पाकिस्तान को बहसत रियासत, एक मुस्तकिल खुद मुख्तार रियासत दिल से तस्लीम नहीं किया है। आज भी अशराफिया, सियासी हो या गैर सियासी अशराफिया हो, उन्होंने आज तक पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को दिल से तस्लीम नहीं किया है। अगर भारत और इंडिया दिल से पाकिस्तान को बहसत रियासत तस्लीम नहीं कर रहा, ये जुर्म है। तो क्या ये जुर्म नहीं है जो हम इस मुल्क में आइन और कायद-ए-आज़म की बात करते हैं, अल्लामा इकबाल की बात करते हैं, लेकिन न अल्लामा इकबाल की फरमोदात पर हम अमल करते हैं, न कायद-ए-आज़म की फरमोदात पर हम अमल करते हैं, न पार्लियामेंट की आए हुए आइन पर हम अमल करते हैं। तो अमल न करना इनकार है कायद-ए-आज़म की मरफूदात से, फरमोदात से। अमल न करना इनकार है अल्लामा इकबाल की तस्वुर पाकिस्तान से। अमल न करना इनकार है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी से। अमल न करना इनकार है इन आइन से। अमल न करना इनकार है कानून से। आप बताइए कौन सा इदारा आज खुद मुख्तार है, इस्तिक़लाल के साथ काम कर रहा है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कानून साजी किसके इशारों पे हो रही है? या तो IMF के इशारों पे हो रही है, या FATF के इशारों पे हो रही है, या बिग पेंटागन है, या मनी पेंटागन है। मुझे बताया इसके अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? प्रोग्राम में नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हुज़ैफा साहब, इनफैक्ट अगर देखें तो इस वक्त तो आप पे ये तनकीद भी हो रही है कि 14 अगस्त के ऊपर जो आपने तशहीरी मुहिम चलाई है मीडिया के अंदर, ना तो आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाना आपको याद आया, ना मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगाना आपको याद आया, ना सर सैयद अहमद ख़ान और आज़ादी के जो बाकी हीरोज़ हैं। गोया कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की लगाएं, बड़ी अच्छी बात है सर, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को वजूद में लाया आप उनको भूल गए। और इस बात का फिर बड़ा इसको लेके सेनेट के अंदर तनकीद भी हुई है, जिसको बड़ा पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने, उसकी तहकीकात भी हो। लेकिन सर ये गलती कैसे हो गई? और अवार्ड भी जो आपने दिए उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि गोया कि अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क के अवाम ने मिल के हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ी है तो सिर्फ हुकूमत के लोगों को अवार्ड देना था,
या वो लोग के भी जिनका आप एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया? कुछ हाफिज़ साहब भी ऐड करना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा फिर इसके बाद आप जवाब दें। मैं एक अवार्ड की बात आपने की, देखिए अवार्ड तकसीम हुई, एजाज़ात तकसीम हुए, आपस में बांटने लगे, वज़ीरों मुशर्रों एक दूसरे को बांटने लगे। ठीक है, आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया, ठीक है, आपने एयर मार्शल जनरल को दे दिया, एयर चीफ को दिया, नेवल चीफ को दिया, वो भी ठीक है, ठीक है, ये सही है। लेकिन क्या भारत ने जो मिसाइल बावलपुर और कामोकी में फेंके और उसमें गरीब शहरी शहीद हुए, मासूम शहरी शहीद हुए, जिसमें ख़वातीन, जिसमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े शामिल थे, क्या इस तकरीब में जो आईवान सदर में इसका इनेकाद किया था, इन लवाहिकीन में से किसी को बुलाया था कि ये एजाज़ आपका है, आपका खून बहाया गया इस मुल्क और इस वतन के लिए? हमारे कौम के हीरो हैं, इसमें कोई हमारे कौम के हीरो है, किसी को बुलाया आपने? जाफर साहब, हाफिज साहब फरमा रहे हैं कि जो शोधा हैं पाक भारत जंग के, कि जो भावलपुर में शहीद हुए या बाकी जगहों पे सर, वो भी इस कौम के हीरो हैं, उनके लवाहिकीन को बुलाते, अगर उनको अवार्ड देते तो बड़ा अच्छा लगता कि सबको आपने अकोमोडेट किया, बट आप हुकूमती वज़रा को देते रहे, अपने आप को देते रहे, बाकी सब लोगों को भूल गए आप। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। मैं अब सारे सवालों के तो आपको जवाब देता हूँ जी। पहला जो आपने बताया कि जी आईनी तरमीम के हवाले से और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की तस्वीर के हवाले से आपने कहा, देखिए जी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि 7 गलती यानी क्लरिकल मिस्टेक, वो डिज़ाइन बनाते हुए एक सिर्फ उसमें हुई और उसको हमने एडमिट भी किया जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और वो ज़ाहिर है जो ग्राफिक डिज़ाइनर बैठा हुआ है उसने वो गलती की और वो मसरूफियत में नहीं कोई देख सका और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही जो है वजाहत है, वो है माजरत, और उसकी इंक्वायरी भी की जाएगी और आइंदा उस पर एहतियात भी बरती जाएगी। जो अवार्ड्स का मामला है सर, उसमें भी यकीनी तौर पर जी हाँ, अवार्ड्स के मामले पे जी मैं अवार्ड्स के भी वजाहत कर दूं। देखिए, एक तो जो हमारे पाक फौज के शोधा थे, असल जो मेन शोधा थे वो पाक फौज के शोधा थे, उनको बुलाया, उनके लवाहिकीन को, और वज़ीर आज़म साहब खुद जो है बाकायदा गले मिलते रहे, अवार्ड्स भी दिए गए। बाकी जो मेन पब्लिक में से थे उसका मैं आपके चैनल पे ज़्यादा तो तज़किरा नहीं कर सकूँगा, लेकिन आपको पता है कि मुरीद के में किस जगह पर हमला हुआ और बहावलपुर में किस जगह पर, किस मदरसे पर हुआ। वो ज़ाहिर है जो फैमिलीज़ जिन लोगों की उसमें शहीद हुई, उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी कि वो उसको बिल्कुल पब्लिक ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, उस पर जितना कुछ मीडिया ने गुफ्तगू कर दी। बाकी उसके अंदर 1-2 शय ही था, उनको पंजाब हुकूमत ने अच्छे से जो है वो जो उनका कंपनसेशन थी वो भी दी और बाकायदा तौर पर उनको रियासत ने ओन भी किया। हमारे तो जो जितने भी शोधा हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान से हों, चाहे वो सिविलियन साइड से हों, वो सारे इस कौम के हीरो हैं और कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि अपने शोधा को क्रेडिट ना दे, उनके लवाहिकीन को क्रेडिट ना दे। आपने देखा कि ठीक है, अवार्ड्स पे कुछ तनकीद भी हुई, कुछ ऐसे लोगों को अवार्ड्स दिए गए जो कि ना दिए जाते तो शायद आज आप इस पे बात ना कर रहे होते, तनकीद ना कर रहे होते। लेकिन मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स जो हमने मिलिट्री साइड पे दिए, जो कि शोधा के लवाहिकीन को दिए, वो ज़ाहिर है मोस्ट डिजर्विंग लोगों को दिए। लेकिन जाहिर है पिछले 1-2 साल से जो हमने सिविल अवार्ड्स का होता है किसी भी मुल्क का, उसको इस तरीके से जो है, मैं खुद भी बतौर मिनिस्टर अगर इस जगह पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं समझूंगा कि जाहिर है अल्लाह ताला ने एक हाईएस्ट पोजीशन दे दी। आप जिस मुल्क के शहरी हैं उस मुल्क के फैसला साजों में आपका शुमार ही नहीं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद और 18 अमेंडमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसमें आप शरीक हो। इन्हीं लोगों को देना चाहिए। फिर भी मुज़फ़्फ़र साहब, इनफैक्ट अगर हुकूमती पॉलिसीज़ को डिफेंड करना हो, अगर हुकूमत से मुतल्लिक मुश्किल सवालात को लेना हो, तो मेरा ख्याल है मैं तो ज़ाती तौर पर चाहूँगा फिर आपको भी अवार्ड मिलना चाहिए था। यही वजह है कि बहुत सारे हकदार लोग तो रह गए, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को दिया गया है कि जिनके बारे में लोग सर पकड़ के बैठे कि इन्होंने किया क्या ऐसा कि उनको अवार्ड मिले। अच्छा जी मुझे बहुत शुक्रिया। मैंने कहा आपको याद होगा कि आज से 15 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने ईओबीआई पे सुमोटो नोटिस लिया, मुझे तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्हें सिविल अवार्ड दे, मैंने तब भी माजरत की और इस दफ़ा भी मुझे कहा गया, पूछा गया, तो मैंने अपना जो है ज़ाहिर है वो सीवी प्रोफाइल मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, और लोगों को दें जो लोग जो है ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा नहीं है या जिन लोग को सर्विसेज दी हैं। हम तो ऑलरेडी हुकूमत का हिस्सा हैं, प्राइम मिनिस्टर की टीम है, हमारा उनका दिफा करना, हुकूमत का दिफा करना हमारी ड्यूटी है। तो इस हवाले से मैंने तो अपना ज़ाहिर मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों को दिए वो लोगों ने नहीं लेना चाहिए। हर किसी का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं जिस तरह शाहज़ेब खानज़ादा हैं, उन्हें 2-3 दफ़ा हुकूमतों ने ऑफर की, वो नहीं लेते और वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, पोलाइटली माजरत कर देते हैं। तो कुछ लोगों का अपना एक असूल होता है, तो उस असूल की वजह ये नहीं है
कि बाकी लोग जो है वो वायलेशन कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको अपना जवाब दिया जी। अच्छा चलो, क्योंकि सेगमेंट क्लोज होने जा रहा है तो साहब, इनफैक्ट एक और मामला भी इस वक्त इस्लामाबाद में बना हुआ है जिसको लेकर बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, मस्जिद का मामला है। सर इस मामले पे JUFA हुकूमत वक्त के साथ बड़ी नाराज़ नज़र आ रही है, बट इम्प्रेशन तो हमें ये मिल रहा है कि कुछ ऐसी मसाजिद के जहाँ से पब्लिक इनकन्वीनियंस जनरेट हो रही है या लगता है कि कहीं गैर कानूनी तो उनको कहीं शिफ्ट करना हो, तो सर इसमें तो रियासत को स्पेस मिलनी चाहिए आपके ख्याल में, कहीं गलत हो रहा है आपके ख्याल में? एक बात मैं अर्ज़ कर लूँ, पता नहीं आप फिर सेंसरशिप हरगिज़ हमारी कोशिश होगी, आप हमेशा सुलझी गुफ्तगू करते हैं सर, आपकी बात को तो कभी हम नहीं। एक बात मैं अर्ज़ कर लूँ, आज मैं सुन रहा था कि ब्रसल्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को कुछ तकरीर कर रहे थे, उधर मेरे ख्याल में सोहेल वड़े साहब की भी गुफ्तगू हुई है वहाँ, या क्या हुई या फ़ोन पर हुई है आज या कल या परसों की, आज मैंने मीडिया पर पढ़ा, ठीक है, सुना। उसमें यह था कि सियासी मसलहत उस वक्त मुमकिन है अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। आपको मालूम है कि इसके पीछे सवाल क्या है कि सियासी मसलहत उस सियासी जमात से उस वक्त मुमकिन है जब वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। आप समझ गए ना? मैं समझ गया हूँ सर। अब मैं सवाल करता हूँ, आपने मस्जिद की बात की ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 9 मई किया और फिर बिलखुसूस लाहौर में जिना हाउस पे हमलावर हुए, सब ने मजम्मत की, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने भी, किसी भी शोबा है ज़िंदगी में से किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन इस्लामाबाद में जो जामे मस्जिद मदनी है और 1927 से यानी 1927 से ये मस्जिद है, पाकिस्तान नहीं था लेकिन ये मस्जिद थी, ये मस्जिद थी। ये मस्जिद किसने गिराया, किसके हुक्म पर गिराया गया? और उस मस्जिद में सैकड़ों कुरान थे, उस कुरान को किसने शहीद किया, किसने बिल्डोज किया, उस कुरान की किसने तौहीन की? हुकूमत को मौका तो सेटलमेंट हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ जी, हाफिज़ साहब भी हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ मुनीर साहब, सही। इसी कुरान को सामने रख कर यानी जो कुछ किया गया ये जुर्म बड़ा है या लाहौर का जिना हाउस पर हमला वो जुर्म बड़ा है? वहाँ तो कोई मसलहत मुमकिन नहीं है माफ़ी के बगैर। क्या यहाँ मस्जिद गिराने पर मसलहत मुमकिन है? इधर माफ़ी कौन लेगा? कौन लेगा? या तो हुकूमत है या रियासत है। तो इसलिए जो मस्जिद है ये सन 1927 से, बल्कि उससे भी पहले न पाकिस्तान था न इस्लामाबाद, ये मस्जिद थी। फिर जनरल ज़िया साहब के ज़माने में 80 के दहाई में उन्होंने ये मस्जिद बनाया, उसकी तवसीह की, तो फिर क्यों गिराया गया? मदरसे के बारे में बात हुई, आपने वो शिफ्ट किया आराम से, मदरसे के मुतमिम आपसे एग्री थे, लेकिन मस्जिद अगर आपसे मदरसे का मुतमिम मदरसे के मुतमिम मस्जिद के बारे में भी एग्री था तो फिर रात के अंधेरे में आपने मस्जिद गिराया। इतनी जल्दी थी तुमने कुरान भी पाँव तले रौंद डाला और सुबह आपने वहाँ पौधे और दरख्त लगाए कि यहाँ कुछ भी नहीं था। ये तो चोर का काम है भाई। क्यों किया आपने? मस्जिद के बारे में तो आपसे बात नहीं हुई थी और आपने वादा किया कि 48 घंटे में मस्जिद की बुनियाद रखूँगा। अगर आप ग्रीन बेल्ट की बात करते हैं तो ग्रीन बेल्ट की में इस मस्जिद के आसपास और भी बहुत सी मजबूत लोगों की बिल्डिंगें हैं, तामीरात है, उसको पहले गिरा के दिखाओ। अगर आप प्लेस अवामी मकामात की बात करते हैं, अवामी पब्लिक प्लेस की बात करते हैं, तो क्या मस्जिद पब्लिक प्लेस नहीं है? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। मस्जिद में दिन में 5 बार लोग आते हैं, सही, और वहाँ हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन लोग आते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया हुकूमत ने। इसका इजाला एक ही सूरत है, इसका इजाला कर सकते हैं कि मस्जिद को दोबारा तामीर करे और इसे खूबसूरत तामीर करे। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब और वफाकी वज़ीर हुज़ैफ़ा खान साहब। नाज़रीन आज का शो ख़त्म करते हैं।